नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमने पिछली जो क्लास है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्लास देखी थी और वो किससे संबंधित था? टीकाकरण से संबंधित था। तो वो सारी चीजें आपको रिमेम्बर रखनी है, याद रखनी है, ठीक है ना। उसको प्रैक्टिकली याद करना है, ठीक है ना। तो वो तभी याद होगा जब आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। और याद भी ऐसे ही नहीं करना है, ठीक है, प्रैक्टिकली याद करें, है ना। कि फूड एफएमडी का वैक्सीन कब लगाया जाता है, तो उस पर एनालिसिस करें, तब जाके वो चीजें याद होगी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक न्यू टॉपिक के रूप में लेके आए हैं। और उस नए टॉपिक का क्या नाम है? संकर प्रजनन, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो उसका मीनिंग जानेंगे कि ये संकर प्रजनन होता क्या है ना। उसकी परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे कि उसकी परिभाषा क्या कहती है, ठीक है ना। तो और संकर प्रजनन होता क्या है, उसके उदाहरण क्या है, कितने प्रकार का होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। क्लियर पॉइंट? तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो संकर प्रजनन है वो क्या होता है। तो संकर प्रजनन की अगर बात करूं तो अगर संकर प्रजनन क्या होता है, अगर इसमें परिभाषा की बात करूं तो नर और कौन? मादा, है ना। जो नर और मादा जो जनक है वो संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया जो जनन है, संतान की उत्पत्ति के लिए जो किया गया जो जनन है ना, किसके द्वारा? नर और मादा जनक जो है वो है ना, उसके द्वारा संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया जो जनन है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रजनन के नाम से जानते हैं। उसी को हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, उसी को हम प्रजनन के नाम से जानते हैं। क्लियर पॉइंट, है ना। प्रजनन होता है आपका ब्रीडिंग, है ना, ब्रीडिंग के नाम से भी जानते हैं प्रजनन को। और अगर हम बात करें कि प्रजनन की कौन कौन सी विधियां होती है ना, तो जो प्रजनन में मुख्यतः हम दो विधियों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक तो हो जाएगा आपका अंतः प्रजनन और एक हो जाएगा आपका बहि प्रजनन। कौन कौन सा हो जाएगा? एक इन ब्रीडिंग होता है और एक होता है आउट ब्रीडिंग होता है ना। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारे प्रजनन था वो प्रजनन इन अंतः प्रजनन और बहि प्रजनन दोनों भागों में विभाजन हो रखा है। और अंतः प्रजनन क्या होता है और बहि प्रजनन क्या होता है हम आगे देखने वाले हैं। और जो हमारा बहि प्रजनन है, जो आउट ब्रीडिंग जिसे हम कहते हैं, उसको भी हमने चार भागों में विभाजन करके पढ़ा है। पहला तो भिन्न संकरण है, दूसरा है क्रॉस संकरण, तीसरा है क्रमोन्नति संकरण और चौथा है हमारा प्रसंस्करण। क्लियर? तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। हमने दो भागों में विभाजन किया, किसको किया? प्रजनन को। क्लियर? समझ में आ गया होगा इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या होती है। तो अब हम देखने वाले हैं कि इन ब्रीडिंग क्या होती है। अगर हम बात करें अंतः प्रजनन की, किसकी बात करें हैं? अंतः प्रजनन, इन ब्रीडिंग। तो अगर इसकी हम किसकी बात कर रहे हैं? परिभाषा की बात करें तो अगर हम बात करें इस विधि में कितने 4 से लगाकर 6 पीढ़ियों के सदस्य के मध्य अगर प्रजनन होता है तो अगर हम उसको क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। कितनी पीढ़ियां? 4 से लगाकर 6 पीढ़ियों के जो सदस्य होते हैं उनके मध्य अगर प्रजनन हो रहा है तो हम इसको क्या नाम दे देते हैं? अंतः प्रजनन कहते हैं। क्लियर पॉइंट? और अगर हम बात करें कि अंतः जो प्रजनन है उसमें कैसे लक्षण अधिक प्रकट होते हैं, तो अप्रभावी लक्षण अधिक प्रकट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इसमें कैसे जीन उत्पन्न होते हैं, तो घातक जीन अधिक प्रकट होते हैं या फिर अधिक उत्पन्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें कि ये जो प्रजनन है 4 से लगाकर 6 पीढ़ी के सदस्य के मध्य प्रजनन होता है, इसीलिए इस प्रजनन में समानता तो क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें, अगर हम बात करें प्रोडक्शन की, तो अगर हम बात करें उत्पादन की तो वो कैसी हो जाती है? तो वो कम हो जाती है। और उनमें क्या होता है
जो संतान उत्पत्ति हुई है उसके जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी इससे, ठीक है ना। तो वो ये जो विधि है वो इतनी अच्छी विधि नहीं मानी जाती है, और इसमें जो नस्ल की जो शुद्धता है वो क्या रहती है, बनी रहती है। और जब हमने अंतः प्रजनन की बात करी तो इस अंतः प्रजनन को भी हम दो भागों में विभाजन करके पढ़ते हैं, और इसमें जो भाग है वो है, एक तो संप्रजनन होता है और एक अंतरवंशीय प्रजनन होता है, जिसको हम एक क्लोज ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं और दूसरा क्या है, लाइन ब्रीडिंग के नाम से जानते हैं। तो क्लोज ब्रीडिंग जो होता है, संप्रजनन, वो क्या होता है, मतलब बात करें कि अगर पशु के अंदर हम बात करें तो इस प्रजनन में 1 से 2 पीढ़ी के सदस्य के मध्य ही क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। और संकरण अगर एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी है ना, ये इसके मध्य अगर संकरण करवाया जाता है तो ऐसा संकरण क्या कहलाता है, संप्रजनन कहलाता है, सम ब्रीडिंग, क्लोज ब्रीडिंग कहलाता है। जैसे पशु में अगर कहे कि किसमें संकरण करवा रहे हैं, माँ और बेटा, क्लियर, पिता और बेटी और भाई और बहन, इनके मध्य अगर क्रॉसिंग हो रही है, किसमें, जंतुओं के अंदर, जानवरों के अंदर, है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, तो उस प्रजनन को हम क्या नाम देते हैं, संप्रजनन कहते हैं, क्लियर। अगर हम बात करें अंतरवर्षीय प्रजनन, लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो इस प्रजनन में कितने, 3 से 6 पीढ़ी के सदस्यों के मध्य संकरण, या फिर जो 3 से जो 6 पीढ़ी होती है उन जो सदस्य होते हैं, है ना, उनके मध्य 3 से लगाकर 6 पीढ़ी, है ना, उनके मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है ना। उस संकरण से जो उत्पन्न जो संतान होती है, ऐसी प्रजनन विधि को हम क्या बोलते हैं, अंतरवंशीय प्रजनन कहलाता है। जैसे हम बात करें चचेरे और ममेरे भाई की बात करें, बहन की बात करें, है ना, सौतेले भाई बहन की बात करें, तो ये सारे प्रजनन जो होंगे वो किस में आ जाएंगे, लाइन ब्रीडिंग के अंदर आ जाएंगे। जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है आपको कि अंतः जो प्रजनन है, इन ब्रीडिंग है, इसको हम 2 भागों के अंदर विभाजन करके पढ़ते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला है वो, उसको हम किस नाम से जान रहे थे, तो उसको हम जान रहे थे संप्रजनन, जिसको हम क्लोज ब्रीडिंग के नाम से भी जान रहे थे, ठीक है। उसको उदाहरण समझ में आ गए होंगे। और अगर हम बात करें अंतरवर्षीय लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो इसके भी उदाहरण बताए, और उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर। तो हमने जो हमारी जो इन ब्रीडिंग थी, ये 2 भागों में विभाजन, एक क्लोज ब्रीडिंग होता है और एक लाइन ब्रीडिंग होता है। फिर इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है बरही प्रजनन, है ना, जिसको हम आउट ब्रीडिंग के नाम से भी जान रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखना। और इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो जाएगी, इसकी क्या बात कर रहे हैं, परिभाषा, है ना, तो क्या हो जाएगा कि ऐसा प्रजनन उन पशुओं में करवाते हैं जो आपस में क्या होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते हैं, है ना, मतलब कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इस प्रकार के प्रजनन को हम क्या बोलते हैं, बही प्रजनन कहते हैं, है ना। तो और जो ये बही प्रजनन जो एक्स आउट ब्रीडिंग है, उसके लाभ और हानियां क्या क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि जो प्रजनन और जो उत्पादन क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है ना। और जो इनब्रीडिंग की बात करी थी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो रही थी, कम हो रही थी। और अगर आउट ब्रीडिंग की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्लियर। फिर अगर हम बात करें विषम युग्मजता बढ़ती है, ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और नस्ल में क्या नहीं रहती, तो शुद्धता नहीं रहती, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि ये जो बही प्रजनन है, जो आउट ब्रीडिंग है, ये कितने प्रकार का होता है, तो ये कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका भिन्न संकरण, क्या नाम है, भिन्न संकरण, जिसको हम आउट क्रॉसिंग के नाम से जानते हैं। और एक होता है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग, जिसको हम संकरण के नाम से जानते हैं। और जो तीसरे नंबर का जो है आपका
उसको हम किसको क्रॉस ब्रीडिंग के नाम से जो संकरण है ना, तो इसके भी हम 3 भागों में विभाजन करके, एक होता है क्रिस क्रॉसिंग, एक त्रि संकरण होता है और एक पितृ संकरण होता है। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड की अगर बात करें तो क्रमोन्नति, जिसे हम ग्रेडिंग अप के नाम से जानते हैं, और एक चौथे प्रकार का हो जाएगा वो जाति प्रसंस्करण कहलाता है, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि जो हमारा ये भिन्न संकरण है, आउटब्रीडिंग आउट क्रॉसिंग है, उसको हम किसे कहेंगे, है ना। तो अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इस प्रकार का जो संकरण है एक ही नस्ल के पशुओं में, है ना, कैसा नस्ल, एक ही नस्ल के पशुओं में होने वाला प्रजनन है। कैसी नस्ल में होगा, तो एक ही नस्ल में, नस्ल मतलब जो नस्ल होगी वो एक ही प्रकार की नस्ल होगी, और जो आपस में भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात आपस में क्या नहीं होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते हैं। यहाँ एक कैसी प्रजनन वाली है, वही प्रजनन जिसको हम आउटब्रीडिंग प्रजनन है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये सबसे सरल तरीका आपका माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें किसकी, ये तो फर्स्ट हो गया और ये दूसरा हो गया हमारा संकरण, क्रॉस ब्रीडिंग, है ना। तो यहाँ पर जो हमारा एक तो कौन सा था, हमने आउट ब्रीडिंग पढ़ा था। आउट ब्रीडिंग में जो दोनों नस्लें ले रहे थे वो समान प्रकार की ले रहे थे, लेकिन अगर बात करें इस क्रॉसिंग की, क्रॉस ब्रीडिंग की, तो अब जो नस्लें लेंगे वो कैसी लेंगे, अलग अलग लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, अलग अलग नस्ल के पशुओं के मध्य होने वाला प्रजनन कौन सा कहलाता है, प्रजनन संकरण कहलाता है, मतलब हाइब्रिड संकरण कहलाता है। इस प्रकार के संकरण में उत्पादन वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और बढ़ जाती है। क्लियर। तो आपको ध्यान रखना है कि आउट क्रॉसिंग क्या होता है और क्रॉसिंग ब्रीडिंग क्या होता है। अब जो ये क्रॉसिंग ब्रीडिंग है इसको 3 भागों में विभाजन करके पढ़ा जाता है। एक जो प्रकार है वो है क्रिस क्रॉसिंग, और एक है वो त्रिसंकरण के नाम से जानी जाती है, और एक है वो पितृ संकरण के नाम से जानी जाती है। तो हम बात करें कि जो क्रॉस ब्रीडिंग है, जिसे जो हम संकरण कह रहे थे, संकरण किसे कह रहे थे, 2 अलग अलग नस्लों के बीच में क्या करवा रहे थे, संकरण, है ना। तो उसी को हम क्या बोल रहे थे, क्रॉस ब्रीडिंग कह रहे थे। फिर ये भी 3 प्रकार की, क्रिस क्रॉसिंग, इस प्रकार के प्रजनन में पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरित क्रम में संकरण करवाया जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, है ना। तो और इसमें क्या होता है, इस ब्रीडिंग में 2 अलग अलग नस्लों को काम में लिया जाता है, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया। और अगर हम बात करें त्रिसंकरण की, तो इसमें जो क्रॉस ब्रीडिंग में 3 अलग अलग नस्लों को काम में लेते हैं, इसीलिए इसका नाम भी त्रिसंकरण पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस संकरण को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो इस संकरण को हम किस नाम से जानते हैं, तो रोटेशनल क्रॉसिंग के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है, तो रोटेशनल क्रॉसिंग के नाम से त्रिसंकरण को जाना जाता है, और इसमें 3 अलग अलग नस्लों का उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, त्रिसंकरण कहा जाता है। और एक होता है पितृ संकरण, कौन सा होता है, पितृ संकरण। और ये क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन में 2 अलग अलग नस्लों से उत्पन्न हुई संतान का प्रजनन पुनः अपने प्रेतक से करवाया जाता है। समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यह संकरण केवल आनुवंशिकी प्रयोग के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, जेनेटिकली जो प्रैक्टिकल होंगे उसके लिए किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें थर्ड प्रकार की, अगर थर्ड प्रकार जो है हमारा, है ना, पितृ संकरण के बाद में ये पितृ संकरण, ये जो तीनों थे ये तो हमारा संकरण के टाइप थे। अब हम बात करें थर्ड प्रकार की, है ना। थर्ड था हमारा क्रमोन्नति, जिसे हम ग्रेडिंग अप कह रहे थे। तो इस प्रकार में एक तो अशुद्ध लक्षण वाली, एक कैसी लेंगे, अशुद्ध लक्षण वाली नस्ल लेंगे, मादा, है ना, और हम प्रजनन और शुद्ध नस्ल के सांड से हम करवाते हैं। और इस प्रजनन से इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शुद्ध नस्ल को हम तैयार करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर हम जो लास्ट बात करते हैं वो हो जाएगा आपका जातीय प्रसंस्करण। और जातीय प्रसंस्करण क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा,
इसमें भिन्न भिन्न जाति के पशुओं के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। ठीक है ना, अलग अलग नस्लों के बीच में संकरण करवाया जाता है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल के रूप में, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा खच्चर के बारे में। तो खच्चर क्या होता है, गधा और घोड़ी, इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है, मैटिंग करवाई जाती है ना। तो किसके मध्य मैटिंग करवा रहे हैं, गधा और घोड़ी के मध्य। तो क्या उत्पन्न होगा, वो खच्चर उत्पन्न होगा। और अगर बात करें हिन्नी, हिन्नी भी आपने नाम सुना होगा। तो घोड़ा और गधी, इन दोनों के बीच में संकरण करवाया जाता है, इन दोनों के मध्य क्या करवाया जाता है, मेटिंग करवाया जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हिन्नी। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें जेब्रियोड, है ना, जेब्रियोड में क्या होता है, जेब्रा और घोड़ी, इन दोनों का संकरण करवाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जेब्रा और घोड़ी का संकरण करवाया जाता है और इससे क्या उत्पन्न होता है, जेब्रियोड। क्लियर। फिर अगर हम बात करें केटलो, क्या होता है, केटलो, है ना, ये किससे बनता है, अमेरिकन तो भैंसा लेते हैं और यूरोपियन गाय, इन दोनों का संकरण करवाया जाता है और संकरण से जो उत्पन्न जो संतान है उसको हम केटलो के नाम से जानते हैं। क्लियर। और एक और आपने नाम सुना होगा, वो है आपका कामा, है ना। किस किस का संकरण करवाएंगे, ऊंट और लामा का। क्लियर, ऊंट और लामा का संकरण करवाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, किस किस के मध्य संकरण करवा रहे हैं, ऊंट और लामा के मध्य संकरण करवा रहे हैं, है ना। और क्या उत्पन्न होगा, तो कामा उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद अगर बात करें कि एक शब्द आता है फुल शिप्स, है ना, ऐसे बच्चे जिनके दोनों माता पिता जनक के समान हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फुल शिप्स बोलेंगे। और एक शब्द आता है हाफ शिप्स, बच्चे जिनके एक माता पिता समान हो, मतलब या तो फिर माता समान हो या फिर पिता समान हो, तो उसको हाफ शिप्स कहेंगे। और पूरे माता पिता के दोनों के समान है, मतलब वो क्या हो जाएगा, आपके फुल शिप्स के नाम से जाना जाएगा। फिर हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है भ्रूण प्रत्यारोपण। क्या है, भ्रूण प्रत्यारोपण। क्या होता है भ्रूण प्रत्यारोपण, है ना, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, है ना। अगर इसके लिए अगर हम देखें तो एक शब्द आता है दाता मादा, है ना, क्या शब्द आता है, दाता मादा। अब दाता मादा होता क्या है, जिसका अंडा निषेचन होता है ना, निषेचन होता है, इसमें क्या करवाते हैं, सुपर ओव्यूलेशन करवाया जाता है, ये ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें ग्राही मादा का, जिसमें भ्रूण को प्रत्यारोपण किया जाए, भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जाए, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राही मादा, है ना। फिर अगर हम बात करें कि एम्ब्रियो टेक्निक के अंदर कौन कौन सी तकनीक, कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, किसमें, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्निक, है ना। तो इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले जो टेक्निक आती है वो सुपर ओव्यूलेशन होता है। फिर अगर हम बात करें स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन की बात करेंगे, फिर इसके बाद प्रजनन की बात करेंगे, फिर भ्रूण संग्रहण की बात करेंगे, भ्रूण मूल्यांकन की बात करेंगे, और अंतिम में हम पढ़ेंगे कि भ्रूण को ग्राही मादा में कैसे प्रत्यारोपण करवाया जाता है। तो इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब जैसे हमने बात करी कि सुपर ओव्यूलेशन, है ना, सुपर ओव्यूलेशन की बात करें कि एक हार्मोन होता है और उस हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ये क्या काम करता है, अंडोत्सर्ग, है ना, की प्रक्रिया करवाने का कार्य किसका है, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर पॉइंट। और अगर दाता मादा में अगर बात करें, दाता मादा क्या था वो भी हमने देखा था। तो स्ट्रेस के कब 10 से 12 दिन बाद में एफएसएच हार्मोन
लगाते हैं और जब 48 घंटे मतलब 2 दिन बाद में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिस ग्लैंडिन्स है ना हार्मोन लगाया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन है ना, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो अगर बात करें कि दाता और ग्राही मादा को क्या करवाया जाता है, हीट स्ट्रेस में साथ साथ लाना है ना, हीट में लाना है ना, इसमें कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन्स पहले दाता मादा में और 1 दिन बाद ग्राही मादा में लगाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हार्मोन। क्लियर। फिर अगर हम बात करें ब्रीडिंग की, प्रजनन की बात करें, तो इसमें जो दाता मादा होता है वो वांछित लक्षण के कौन सा सांड है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पशु को क्या करवाया जाता है, गर्भधारण करवाया जाता है, गर्भित करवाया जाता है। फिर अगर हम बात करें भ्रूण संग्रहण की, एम्ब्रियो कलेक्शन की बात करें, तो इसमें प्रजनन के 7 दिन बाद में, प्रजनन के कितने दिन बाद, 7 दिन बाद गाय में और 6 दिन बाद अगर बात करें तो भैंस में भ्रूण संग्रहण किया जाता है। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें पीबीएस का मतलब होता है फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन। क्या नाम होता है, फॉस्फेट बफर सॉल्यूशन नाम होता है। और ये जो होता है 3 वे कैथेटर जो होते हैं उसकी सहायता से इसको डाला जाता है। और दूसरी बात करें दूसरी तरफ तो भ्रूण का कलेक्शन किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है और भ्रूण का फिर मूल्यांकन करना है। और फिर हम उसके बाद में लास्ट में अगर बात करें तो मूल्यांकन कैसे करेंगे, इसमें अगर बात करें तो स्टीरियोजून है ना, क्या होता है, स्टीरियोजून माइक्रोस्कोप की सहायता से किसको जांचा जाता है, तो भ्रूण को जांचा जाता है ना। और इसी को हम भ्रूण मूल्यांकन कहते हैं। फिर अगर हम बात करें भ्रूण का ग्राही मादा में प्रत्यारोपण करना है ना, प्रत्यारोपण करना, तो इसमें जो होता है ग्राही मादा को दाता मादा के साथ में स्ट्रेस में उसमें भ्रूण को गर्भाशय के साथ स्थापित करवा दिया जाता है। मतलब हम क्या करते हैं कि लास्ट में किसको, भ्रूण को कहां पर प्रत्यारोपित, ग्राही मादा के जो उसके अंदर प्रत्यारोपित करवा दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि प्रजाति है ना, एक तो चयनित प्रजनन, इसकी नीतियां क्या क्या होनी चाहिए, अगर गाय की बात करें, भैंस की बात करें, भेड़ की बात करें और बकरी की बात करें, तो इसमें जो नीतियां होगी वो क्या होगी, और नस्ल सुधार में उपयोग लाई जाने वाली नस्लें कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है गाय। और इसमें जो नीतियां अपनाई जाती है वो कौन सा है, एक तो है हमारा चयनित प्रजनन है ना, चयनित प्रजनन, और दूसरा है हमारा ग्रेडिंग अप, और जो तीसरा है वो क्रॉस ब्रीडिंग। इन तीनों का उपयोग हम कहाँ किस में करते हैं, तो गाय के अंदर करते हैं। और इसका उपयोग कर कर हम कौन कौन सी नस्लें तैयार करते हैं, एक तो है हमारी दुधारू नस्लें, और इस दुधारू नस्लें में कौन कौन सी है, एक गिर है, एक साहिवाल है, एक थारपारकर है और एक राठी है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि दोहरी उपयोगिता के आधार वाली नस्लें कौन सी है, मांस उत्पादन, और कैसे मांस उत्पादन के बाद में कैसे, तो दूध उत्पादन, ठीक है ना, तो कांकरेज और हरियाणा नस्ल। क्लियर। और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड है बोझा ढोने वाली नस्लें, तो उसमें एक नागौरी हो जाती है और एक कौन सी हो जाती है, तो मालवी। क्लियर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम दूसरी बात करें किसके बारे में, भैंस के बारे में, तो इसमें जो प्रजनन जो नीतियां अपनाई जाती है वो है एक चयनित प्रजनन और एक होता है आपका ग्रेडिंग अप। और इसमें जो पहली जो नस्ल है वो कौन सी है, मुर्रा है ना, मुर्रा नस्ल। और ये जो मुर्रा है वो राजस्थान के कितने 6 संभागों में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और अजमेर। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें सुरती नस्ल जो, तो ये अब मैंने बताया था कि ये कौन से संभाग में उपयुक्त है, पाई जाती है, तो उदयपुर संभाग में। क्लियर। फिर बात करें हम भेड़ के बारे में, तो भेड़ के बारे में अगर बात करें
तो जो इसमें जो है, इसमें जो नीति अपनाई जाती है वो है एक चयनित प्रजनन की, और दूसरी जो है वो है ग्रेडिंग अप की नीति अपनाई जाती है। और इसमें भी अगर देखें तो कौन कौन सी नस्लें हैं, एक है हमारी मारवाड़ी, फिर है जैसलमेरी, और एक है पुगल, और एक है मगरा, चोकला, नाली, सोनाड़ी, मालपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नस्लें हैं। और इसमें नीतियां कौन कौन सी होगी तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें बकरी की, तो बकरी में भी एक तो चयनित प्रजनन और ग्रेडिंग, इसमें जमुनापुरी की बात करते हैं, सिरोही की बात करते हैं, जखराना की बात करते हैं, और बारबरी और मारवाड़ी की बात करते हैं। मतलब हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी प्रजाति के अंदर कौन सी प्रजनन नीतियां अपनाई जा रही है, और इन प्रजनन नीतियों के आधार पर हमने कौन कौन सी नस्लें तैयार की है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट बात अगर हम करें तो उस जो संकर प्रजनन जो हमने करवाया है ना, ब्रीडिंग जो करवाई है, वो उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं, है ना। तो हम लाभ के बारे में अगर बात करें तो हम बात करें कि किसी भी नस्ल में किसी गुण, वांछनीय गुण, है ना, पैदा करने का एक कैसा साधन है, मूल्यवान साधन है। मतलब हम कह सकते हैं कि ब्रीडिंग के द्वारा हम अगर एक कमजोर प्रकार की नस्ल है तो उसको, है ना, उसको एक अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल के साथ में संकरण करवाकर, है ना, एक अच्छी नस्ल, अच्छी गुणवत्ता वाली नस्ल को हम पैदा कर सकते हैं। क्लियर। फिर अगर हम बात करें कि यह एक जर्म प्लाज्म में असंतुलन, है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो विधि है ये सबसे आसान विधि है और बहुत अच्छे तरीके से इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें कि इस प्रजनन के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, है ना, तो हम बात करें कि संकर नस्ल के पशुओं में जो प्रजनन के जो गुण पाए जाते हैं, कैसे गुण, प्रजनन के जो गुण पाए जाते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं ना, कुछ कम नहीं, बहुत कम हो जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर हम बात करें प्रजनन संकरण है तो 2 या 2 से ज्यादा शुद्ध नस्लों का रख रखाव करना जरूरी होता है ताकि संकर नस्ल के पशु पैदा किए जा सके, और इससे खर्च भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये वाली जो विधियां है ये एक इनके डिमेरिट्स ये हो जाएंगे, अगर मेरिट्स की बात करें तो ये हो जाएंगे। और अगर हमने इससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात की थी कि कौन कौन सी प्रजाति है और प्रजाति के बाद में हमने कौन सी नीतियां अपनाई और नीतियों से हमने कौन सी नस्लें उत्पन्न की, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर इससे पहले हमने देखा था कि हमने जो देखा था वो कौन सा ब्रीडिंग था, चलिए देखते हैं। जो आर्टिफिशियल है ना, जो हम बात है भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक है ना, उसमें सुपर ओव्यूलेशन देखा, स्ट्रेस सिंक्रोनाइजेशन देखा, प्रजनन देखा, भ्रूण संग्रहण करना, एम्ब्रियो कलेक्शन जिसे कहते हैं, भ्रूण मूल्यांकन, और भ्रूण को इसमें ये क्या पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से, है ना, सही क्रम में जमाइए, इस तरीके से यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप ध्यान रखना कि ये एग्जाम्पल हो जाएंगे संकरण के, है ना। तो ये इस तरीके से आज जो हमने क्लास जो पढ़ी है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको संकरण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली जो क्लास है वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम्पल लेके कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर देना है, ठीक है ना। तो हम और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।